पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहती हूँ, या फिर मैं आपको एक प्रीवियस नॉलेज देना चाहती हूँ, एक बैकग्राउंड सेट करना चाहती हूँ। आपने अपनी हिस्ट्री थर्ड स्टैंडर्ड से की है, जहाँ पे आप उसको एनवायरमेंटल स्टडीज़ बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं आता है वो एक एनवायरमेंटल स्टडीज़ होती है। आप प्रॉपरली सब्जेक्ट करना चाहते हैं, आप प्रॉपरली हिस्ट्री जब देखते हैं तो आप सिक्स स्टैंडर्ड से देखते हैं। सिक्स स्टैंडर्ड, सेवन स्टैंडर्ड, एट स्टैंडर्ड, नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने जो भी हिस्ट्री की है, वो हिस्ट्री आपके टेंथ स्टैंडर्ड में थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी यूनिक है। महाराष्ट्र बोर्ड ने हमारे महाराष्ट्र बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि हमारे बच्चे जो हिस्ट्री करते हैं, वो हिस्ट्री उनके रियल लाइफ में कैसे अप्लाई की जा सकती है। उन्होंने वो एक बेस्ट ट्रायल लिया है आपके लिए, और इस टाइम की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। जेन्युइनली हिस्ट्री है ही इंटरेस्टिंग, वो आपके हर स्टैंडर्ड में बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस बार जो हिस्ट्री है वो इंटरेस्टिंग है, प्लस आपके रियल लाइफ में आपके प्रेजेंट लाइफ को कैसे कनेक्ट करती है, वो आपको यहाँ पर है। फर्स्ट सिक्स स्टैंडर्ड में आपने एंशंट इंडिया किया था। एंशंट इंडिया दैट मीन्स कि आपको मैं थोड़ा बहुत याद दिलाना चाहती हूँ। वैसे तो एंशंट इंडिया में बहुत सारी डायनेस्टी, बहुत सारे किंग्स हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, अशोका द ग्रेट, ये हमारे एंशंट इंडिया में आते हैं। फिर आता है आपका मिडिवल इंडिया, जो आपने सेवन्थ स्टैंडर्ड में किया था। सेवन्थ स्टैंडर्ड में मिडिवल इंडिया में भी सेम प्रोसेस, बहुत सारे किंग्स हैं, लेकिन आपको आपका मुग़ल एम्पायर बहुत बेस्ट और बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि हमारा मुग़ल एम्पायर बहुत लेविशियस और लग्जूरियस है इसीलिए, और बहुत एक्सटेंट वे में आपको वो करवाया भी गया है। एट्थ स्टैंडर्ड में आपने अपनी मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की है, मॉडर्न इंडिया जहाँ पर हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था। फिर आता है आपका नाइन्थ स्टैंडर्ड, जहाँ पर आपने पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा पूरा का पूरा कंप्लीट किया था, और इस तरीके से आपने होल इंडिया की हिस्ट्री कर ली है। लेकिन टेंथ स्टैंडर्ड में आप ये जो हिस्ट्री आपने स्टार्टिंग से लेकर अब तक की है, वो आप उसको अपने रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो आपको टेंथ स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, और जैसे जैसे आप स्टडी करोगे, जैसे जैसे आप बुक्स पढ़ते जाओगे, चैप्टर्स करते जाओगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो आज मैंने बात कही है कि आपके रियल लाइफ में ये अप्लाई होने वाला है, या फिर आपको एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी आप इसको कैसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट है। इफ़ यू हैव टेक्स्ट बुक सुपर, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो नो इशू एट ऑल, क्योंकि आपको मेरा मेथड पता है। मैं आपको आपके क्लासरूम जैसा ही सिखाने वाली हूँ, यहाँ पर कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सेम प्रोसेस है। क्लासरूम में हमारे क्या होता था, आप पैरा रीड करते थे, मैं आपको एक्सप्लेन करती थी, लेकिन यहाँ पे मैं रीड करती हूँ और मैं ही एक्सप्लेन करूँगी। मैं आपको वर्ड टू वर्ड सिखाने वाली हूँ। हमारी एक भी लाइन, एक भी पैरा, एक भी वर्ड मिस नहीं होने वाला है। अगर टेक्स्ट बुक है तब आप अच्छे से मेरी बातों को समझ रहे हो, अगर टेक्स्ट बुक नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वर्ड टू वर्ड हम सीखने वाले हैं, तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है फिर भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर, पेज नंबर 1, चैप्टर नंबर फर्स्ट, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। हिस्टोरियोग्राफी ये अपने आप में ही एक बहुत बेस्ट वर्ड है, और ये जो वर्ड है इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको प्रॉपर इसके ऊपर एक आंसर भी है, आंसर इन वन सेंटेंस भी है, और आपको प्रॉपर वे में एक आंसर भी है, ठीक है। हिस्टोरियोग्राफी वर्ड जो है उसका अपना ही एक यूनिक मीनिंग है, वो मैं आपको बताऊंगी। पर पहले हम जो हमारा बैकग्राउंड है वो स्टार्ट करेंगे। जब हम बैकग्राउंड सेट करेंगे तो आपको हिस्टोरियोग्राफी का मीनिंग खुद ब खुद आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronological of the past event and their interconnection. हमारी जो हिस्ट्री है, हमारे हिस्ट्री में जो रिसर्च किए जाते हैं, हमारी हिस्ट्री जो लिखी जाती है, हमारी हिस्ट्री जो पढ़ी जाती है, ये एक सीक्वेंस है, और हर सीक्वेंस एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, हर सीक्वेंस एक दूसरे से रिलेटेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तक अगर आप मुग़ल एम्पायर रीड कर रहे हो, तो अगर आप मुग़ल एम्पायर के फाउंडर बाबर को नहीं जानते हो तो आप हुमायूं को नहीं जान सकते। अगर आप हुमायूं को नहीं जानते तो आप अकबर को नहीं जान सकते। अगर आप अकबर को नहीं जानते तो आप जहांगीर को नहीं जान सकते। तो ये क्या है, ये एक ऑर्डर है।
हमारी हिस्ट्री इंटरकनेक्टेड होती है। मैं आपको यही एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हर इवेंट एक दूसरे इवेंट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब अगर हम देखना चाहें कि हमारे यहाँ पर मुग़ल एम्पायर का फाउंडेशन, मुग़ल एम्पायर हमारे यहाँ पर उसकी फाउंडेशन कैसे हुई, तो अगर इब्राहिम लोदी से बाबर की फ़ाइट नहीं होती तो मुग़ल एम्पायर हमारे यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं होता। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर इवेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। एक बैटल दूसरे बैटल से कनेक्टेड होता है। एक बैटल के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो दूसरे बैटल को कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, इंटरकनेक्शन है। इंटरकनेक्शन, जब बाबर फिनिश हुआ तब हुमायूं आया। हुमायूं के आना, हुमायूं का आना और बाबर का फिनिश होना ये कनेक्टेड है, ओके। हुमायूं की डेथ हुई तो अकबर अपने थ्रोन पे आया। अकबर का थ्रोन पे आना और हुमायूं का डेथ होना इंटरकनेक्टेड है। तो हमारी हिस्ट्री हर इवेंट में ऐसे ही एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करती है और हमारी हिस्ट्री हर जगह पर आपको सीक्वेंस के थ्रू सब कुछ एक्सप्लेन करती है। दिस इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस स्टार्ट रहता है और इसी के थ्रू आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। इसीलिए हमारी हिस्ट्री को हर जगह पर सीक्वेंस वाइज रखा जाता है। In the physical and natural science, the empirical method, laboratory method of experiment and observation is used to verify the available knowledge. जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं या फिर हम नेचुरल साइंस पढ़ते हैं, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं या फिर हम नेचुरल साइंस पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास लेबोरेटरी अवेलेबल होती है और वो वहाँ पर जो कुछ भी नॉलेज होता है वो प्रूफ होता है। आपको वो चीज़ें बार बार प्रूफ करके दिखाई जा सकती हैं। हर बार आप जितने टाइम चाहें उतने टाइम आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। H2O आप जितने टाइम उसको प्रूफ करना चाहे उतने टाइम पे वो उतनी टाइम वो प्रूफ होता है, ठीक है। लेकिन हमारे हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। हमारा हिस्ट्री थोड़ा सा डिफरेंट है। दिस मेथड अलाउ फॉर्मुलेटिंग लॉ दैट रिटेन देयर रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। ये जो नेचुरल साइंस या फिर हमारा जो फिज़िक्स है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो लॉ होते हैं या फिर जो कुछ भी है वो हर टाइम पे प्रूफ होता है। हर बार सेम प्रूफ होगा। आप कहीं पे भी उसको प्रूफ कीजिए वो इक्वली सेम प्रूफ होने वाला है। दिस लॉ कैन बी टेस्टेड एंड प्रूफ रिपीटली। वो बार बार हर बार सेम रिपीट होता है और सेम आप उसको जितनी बार जैसे चाहें वैसे प्रूफ कर सकते हैं। इन द हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज़ द मैथड ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। लेकिन हमारे हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। हमारी हिस्ट्री के पास कोई भी लेबोरेटरी नहीं होती है या फिर हमारी हिस्ट्री किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हल्दी घाटी का बैटल हुआ है तो मैं आपको यहाँ पर बैटल करके नहीं दिखा सकती। मैं क्लासरूम में आपको बैटल करके या फिर बैटल क्रिएट करके नहीं दिखा सकती, ठीक है। आप अपने लेबोरेटरी में जाते हैं, लैब में जाते हैं, तो वहाँ पर आप चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं और एक ही चीज़ को पूरा क्लासरूम प्रूफ करता है। लेकिन हमारी हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। हमारी हिस्ट्री लेबोरेटरी नहीं है। हमारे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं हमारे यहाँ पर कोई लेबोरेटरी नहीं है। मैं जब आपको बैटल करवाती हूँ या फिर मैं आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट करवा रही हूँ, वर्ल्ड वॉर सेकंड करवा रही हूँ, तो मैं आपको एक इमेजिनेशन चीज़ें क्रिएट कर सकती हूँ आपके सामने, लेकिन मैं आपको बैटल करके नहीं दिखा सकती या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको फिर से क्लासरूम में नहीं दिखा सकती। तो हमारी हिस्ट्री में कोई भी लेबोरेटरी, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। दिस इज सो बिकॉज वी वेर नॉट प्रेजेंट इन द in the historical time and space, and the historical event cannot be recreated. ये इसलिए होता है क्योंकि मैं कोई भी हिस्टोरिकल चीज़ों को, उस टाइम को, उस प्लेस को या फिर उस इवेंट को मैं फिर से रिपीट नहीं कर सकती या मैं उसको रिक्रिएट करके नहीं दिखा सकती। इसीलिए हमारे यहाँ पर हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट में कोई भी एक्सपेरिमेंट या फिर कोई भी लैब नहीं होता है। ऑल्सो इन हिस्ट्री it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of the time and space. हमारी हिस्ट्री थोड़ी सी अलग भी है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें प्रूफ हो गई हैं वो ही राइट है। हमारी हिस्ट्री में लॉ चेंज भी होते हैं। अगर बार बार कहा जाता है कि अकबर बहुत अच्छा किंग है, बहुत अच्छा किंग है, बहुत अच्छा किंग है, वो इसलिए
क्योंकि अब तक हमने अकबर के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है वो सब अच्छा अच्छा ही पढ़ा है। अगर मैं कोई एक ऐसा प्रूफ ला दूँ जिसमें अकबर ने कोई बहुत बुरा काम किया हो, या फिर उसने अपनी पब्लिक के साथ अच्छा काम नहीं किया हो, अपने सब्जेक्ट के साथ अच्छा काम नहीं किया हुआ, तो मैं उस लाइन को चेंज कर सकती हूँ कि अकबर अच्छा नहीं था। हमारी हिस्ट्री में जो लॉ होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, उसमें चेंजेस भी आते हैं। इसीलिए आपको फर्स्ट लाइन में ही कहा गया था, दिस इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यहाँ पे लॉ चेंज भी होते रहते हैं। अगर मैं कुछ प्रूफ ला देती हूँ तो जो लिखे हुए सेंटेंस है उनमें चेंजेस आ जाते हैं। ऐसे हमारी हिस्ट्री में जो लॉ है वो परफेक्ट है, बट वो चेंज भी हो सकते हैं। एट ए टाइम उसको हम चेंज भी कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रूफ हो तो। टू बिगिन वी नीड एन एक्सपर्ट who knows the language and script of historical document in order to read it and understand its meaning। जब हमको हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत एंशेंट है। हमारी हिस्ट्री में अभी आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हो, इसके कुछ दिन पहले हम हिंदी पढ़ते थे जो कि हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट थी। उसके कुछ दिन पहले हम संस्कृत पढ़ा करते थे, तो हमारी संस्कृत जो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। सेम ये जो स्क्रिप्ट है वो अलग अलग होती है। हमारा जो एंशियंट इंडिया है उसकी स्क्रिप्ट और भी अलग थी, क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत डिफरेंट ब्राह्मी, प्राकृत ऐसे स्क्रिप्ट पढ़ा करते थे। तो ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट इसको जानने के लिए, उस टाइम को समझने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, जिनको उस लैंग्वेज के बारे में, उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में पता होता है। उस टाइम पे हमको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, वो जो लैंग्वेज लिखा हुआ है उसको जानने के लिए कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा क्या हुआ है, या फिर इस डॉक्यूमेंट में, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में लिखा क्या है। फॉर एग्जांपल, आप अगर जगह जगह पर जाते हो, आप कहीं हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हो, तो आपको बेस्ट एग्जांपल है अशोका द ग्रेट के स्तूप। अशोका द ग्रेट के जो स्तूप हैं उस पर उनके लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो जो लैंग्वेज है वो आप उसे पढ़ नहीं सकते। पर जो हमारे हमारे जो हिस्टोरियन हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको वो लैंग्वेज पता है कि इस पे क्या लिखा है, और वो उसको डिकोड भी कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें बताते हैं कि इस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में लिखा क्या है, और फिर वो हमको उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, हमें उसकी मीनिंग समझ में आती है। हम अशोका द ग्रेट के जो स्तूप हैं उस पर उन्होंने हर बार काइंड और हर बार जेन्युइन होने की बात कही है। वो हर बार जेनरस होते हैं, हर बार चीज़ों को डोनेट करते हुए दिखाई देते हैं। या फिर किसी किसी स्क्रिप्ट पे ऐसा भी लिखा होता है कि एट ए टाइम अभी बहुत सारे फेमेंस वगैरह हैं, तो फूड स्टोरेज करने हैं, फूड ग्रेन्स को सेव करना है। तो वो हमें कैसे समझ में आता है? वो हमें ऐसे ही समझ में आता है क्योंकि वो स्क्रिप्ट को डिकोड किया हुआ है। हमें हमें वो जो स्तूप है वो पढ़ के ही नॉलेज हुआ है कि इस टाइम पे फूड ग्रेन्स की कमी आ गई थी, शॉर्टेज आ गई थी, या फिर इस टाइम पे अशोका द ग्रेट बहुत ही रॉयल किंग थे, या फिर वो बहुत फेमस किंग थे। ये उनके स्तूप से ही हमें समझ में आया है। और वो स्तूप समझ में कैसे आता है? जो स्क्रिप्ट वहाँ पर लिखी हुई होती है उसे एक्सपर्ट्स डिकोड करते हैं। मैं और आप उसे डिकोड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमारे हिंदी इंग्लिश का नॉलेज है, ब्राह्मी, प्राकृत ऐसे स्क्रिप्ट की नॉलेज हमें नहीं है। तो उस पर्टिकुलर नॉलेज को ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस टाइम पे हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। ऑल्सो द एक्सपर्ट कैन एग्जामिन the authenticity of the document by using the criteria such as lettering style, author's style of writing, manufacturing date and type of paper, stamp of authority, etc. और जो हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंट में लेटरिंग स्टाइल कैसा है? उस टाइम पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज की जाती है, तो वो जो लेटर है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही होना चाहिए, ठीक है। जो ऑथर है, उस ऑथर के जो हैंड राइटिंग है वो हैंड राइटिंग मैच होनी चाहिए। प्लस हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो सच में वो ये जो पेपर है या फिर जो मेटल है या फिर जो स्टोन का टुकड़ा है जिस पे ये कुछ भी लिखा गया है वो उसी टाइम का है या नहीं है। जो पेपर है, पेपर की क्वालिटी से समझ में आता है कि उस टाइम की, एट ए टाइम की वो क्वालिटी है या नहीं है। फिर स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी। स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है, जैसे आपके स्कूल में स्टैम्प होते हैं, ठीक है, आपके स्कूल में जो स्टैम्प लगते हैं वो जब आप स्टैम्प को देखते हो तो तब आप बता सकते हो
कि ये स्कूल का स्टैम्प है, गुरु नानक का स्टैम्प है, ये लूट्स का स्टैम्प है, ये डेडिया का स्टैम्प है, वो पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है। ऐसे ही उस टाइम पे भी स्टैम्प हुआ करते थे, वो थोड़े से डिफरेंट होते थे, वो आज की तरह मॉडर्न नहीं होते थे जैसे आपके स्कूलों में दिखते हैं। उनके स्टैम्प थोड़े अलग होते थे, बट वो भी एक अथॉरिटी होती थी कि ये इस पर्टिकुलर किंग का है। हर किंग के अपने अपने स्टैम्प होते थे, हर किंग का अपना अपना वे होता था, और उनकी जो वो पर्टिकुलर अथॉरिटी है, ये जो लेटर है, ये जो स्टाइल है, ये जो पेपर है, उस टाइम पे यूज़ होता था ना, तो फिर वो हमको प्रूफ करते हैं कि ये अथेंटिक है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें मैच नहीं होती हैं, तो इसका मतलब है कि लेटर में अथेंटिसिटी नहीं है। अथेंटिसिटी वर्ड का मीनिंग होता है रिलायबल। रिलायबल मतलब सच, सच्चाई, ठीक है। जो अथेंटिसिटी, तो पेपर में अथेंटिसिटी है या नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट में अथेंटिसिटी है या नहीं है, ये वो प्रूफ करते हैं। सच अ डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटिनाइज्ड बाय हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंस। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स को ये सब कुछ पता होता है। मैं और आप रिसर्च करने जाएंगे तो हम एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट रिसर्च करेंगे, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हर चीज़ को अच्छे से स्क्रूटिनाइज करते हैं। स्क्रूटिनाइज करने का मतलब होता है चेक करना, ठीक है, प्रॉपर वे में उसको चेक करना। तो वो अच्छे से उसको चेक करते हैं और फिर वो बताते हैं कि हाँ, ये लेटर उस पर्टिकुलर टाइम का है या फिर उस पर्टिकुलर टाइम का नहीं है, ये फेक है। इसमें डिफरेंस क्रिएट करने का काम एक्सपर्ट्स ही करते हैं। और ये जब हमको एक्सपर्ट्स प्रूफ कर देते हैं कि ये लेटर उस टाइम का है, तो फिर हम उसको अपने हिस्ट्री में मेंशन कर लेते हैं। ये हमारे पैरा फिनिश हो गए हैं। नीचे जो ग्रीन कलर के बॉक्स में आपको एक हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड दिए हुए हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हिस्टोरिकल रिसर्च होता क्या है? रिसर्च ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जब कोई भी एक आदमी रिसर्च करता है, आपने पीएचडी तो सुना ही होगा। पीएचडी जो होती है वो, पीएचडी में क्या होता है, थीसिस हम कंप्लीट करते हैं, हम एक थीसिस बनाते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। तो वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर थीसिस बनती है उसे ही हम रिसर्च कहते हैं। और वो एक, फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंदिरा गांधी को चूज़ किया हुआ है, तो इंदिरा गांधी जब से बॉर्न हुई हैं तब से लेके उनके डेथ तक पूरा का पूरा उनका होल लाइफ कवर करना, वो उनका चाइल्डहुड, उनका सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, हर मैटर को कवर अप करना और सब कुछ उस बुक में फोकस करना, एक्चुअली रियल फोकस करना, ये रिसर्च कहलाता है। और वो ही जब रिसर्च कंप्लीट हो जाता है और जब वो एक बुक में कंपाइल हो जाता है, तो हम उसे थीसिस बोलते हैं। वो थीसिस तब तक होता है जब तक वो रिप्रेजेंटेटिव के सामने होता है। जब रिप्रेजेंटेटिव उसको प्रूफ कर देते हैं कि ये राइट है, उसके बाद वो बुक में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा ये जो रिसर्च है, वो हिस्टोरिकल रिसर्च के मेथड क्या है वो यहाँ पर है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना है कि हमको क्या सब्जेक्ट लेना है, हमारे रिसर्च का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी, अगर किसी ने इंदिरा गांधी के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा है कोई, तो आप ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, लैंग्वेज के ऊपर कर सकते हैं, या फिर आप किसी करेंसी के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो ये फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, सबसे पहले तो आपको बता देना है, आपको फिक्स कर देना है कि मुझे किस सब्जेक्ट पे रिसर्च करना है। और जब आप उस सब्जेक्ट पे रिसर्च करने के लिए डिसाइड कर देते हो, तो आप उसके लिए एक फ्रेमवर्क बना लेते हो कि मुझे मेरे रिसर्च में इन पॉइंट्स को कवर अप करना है। सेकंड, क्रिटिकली एग्जामिन ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ब्रिटिशर्स की करेंसी पे, जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में थे तो किस टाइम की करेंसी को यूज़ किया करते थे, अगर आपने ये टॉपिक चूज़ किया है, तो आप जो भी सोर्सेस आप कलेक्ट करोगे, आप उसको भी क्रिटिकली एग्जामिन करने वाले हो, ठीक है।
आप कॉइन्स सिलेक्ट करोगे, आप करेंसी लोगे, करेंसी पे किस टाइप से लिखा गया था, कौन से पेपर यूज़ किए गए थे, स्टैम्प किसका था, अथॉरिटी किसकी थी, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, ये सब कुछ आपको कवर अप करना होगा। तो क्रिटिकली आप एग्जामिन करते हो कि ये जो भी करेंसी आपको मिली है, जो भी कॉइन आपको मिला है, ये सच में उस टाइम का है या नहीं है, वो सब आपको मैच करना है। एग्जामिन रेलेवेंट रेफरेंस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। हमारे पास जो भी करेंसी, जो भी कॉइन मुझे मिले हुए हैं, वो उस टाइम के कॉइन या करेंसी से मैच तो करते हैं ना। अगर वो मैच करते हैं तो वो राइट करेंसी है, राइट कॉइन है। अगर वो मैच नहीं करते हैं तो वो राइट करेंसी नहीं है, राइट कॉइन नहीं है। तो हमें ये भी देखना है कि हमें जो सामान मिला है या फिर हमें जो सोर्सेस मिले हैं, वो सोर्सेस सही हैं या नहीं हैं। कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेस दैट लीड द हिस्टोरिकल ट्रांजिशन, कैरिंग आउट कंपेरेटिव एनालिसिस। हमने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो उस टाइम से कनेक्टेड है या नहीं, इंटर कनेक्टेड है या नहीं। अगर मेरा टॉपिक करेंसी है, ब्रिटिशर्स टाइम का करेंसी है, तो क्या उस टाइम पे करेंसी यूज़ होती थी? सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये बात है ना कि मैंने ऐसे ही ले लिया और मैंने ऐसे ही पता नहीं कहाँ से करेंसी ला दी, मैंने रिसर्च रेडी कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना। इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, कहीं पर लिखा होना चाहिए किसी पुरानी बुक में कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में सो एंड सो टाइप की करेंसी यूज़ किया करते थे। तब जब मैं आपको उनके करेंसी का डीप नॉलेज दूंगी तो इसका मतलब है कि मेरा सब्जेक्ट राइट है। अगर पूरे हिस्ट्री में कहीं पर लिखा ही नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में करेंसी का यूज़ किया है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो टॉपिक है वो राइट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में करेंसी यूज़ ही नहीं की थी। तो डिपेंड करता है कि जो टॉपिक मैं ले रही हूँ या फिर जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो इंटरकनेक्टेड हैं या नहीं है। ठीक है, मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे बैटल्स हुए हैं। तो बैटल्स के टाइम पे आपने महाराणा प्रताप से अकबर का बैटल सुना होगा। ठीक है, महाराणा प्रताप अकेले ही ऐसे किंग थे जो अकबर जिनको हरा नहीं पाए थे। ठीक है, जो कि जब तक जिंदा थे तब तक वो अपने इंडिपेंडेंट किंगडम में ही रहे थे। कुछ सालों के लिए उनको एग्जाइल भी मिला हुआ था, लेकिन वो फिर भी वो इंडिपेंडेंट ही थे। ठीक है, तो अगर मुझे कोई लेटर मिला है और मैंने लोगों को ये बताना शुरू किया कि ये लेटर अकबर ने महाराणा प्रताप को लिखा था, ये लेटर अकबर ने महाराणा प्रताप को लिखा था, तो मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए या फिर उस पर्टिकुलर लेटर को प्रूव करने के लिए मेरे पास कुछ सोर्सेज भी होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि कहीं पर किसी भी बुक में ये मेंशन होना चाहिए कि अकबर ने महाराणा प्रताप को लेटर लिखा था उनके एग्जाइल के टाइम पे। अगर ये लेटर में क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था वो उसमें मेंशन नहीं होगा, लेटर लिखा था। अगर ये है और मुझे लेटर मिलता है और मैं इसे प्रूव करना चाहती हूँ, तो मैं जो कुछ भी प्रूव करना चाहती हूँ वो राइट है। अगर कहीं पे ऐसा मेंशन ही नहीं है कि उनके एग्जाइल के टाइम पे अकबर ने लेटर लिखा था, तो ये इंटरकनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब है कि मेरा जो लेटर है वो झूठ है या फिर मैं झूठ बोल रही हूँ कि मुझे अकबर का लिखा हुआ लेटर मिला था। ठीक है, तो हमारे जो भी सोर्सेज हैं वो कनेक्टेड होनी चाहिए, उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंस regarding time and space of given historical event and also various conceptual framework used इन हिस्टोरिकल रिसर्च मैथड। हमारे पास जो भी रेफरेंस है, जो भी मेरे पास चीज़ें हैं, जो भी मेरे पास सोर्सेस हैं, वो उस टाइम का है, वो इवेंट को कनेक्ट करता है, मेरे फ्रेमवर्क में आता है या नहीं आता है, और मेरे लिए यूज़फुल है या नहीं यूज़फुल है, मेरे हिस्टोरिकल मैथड में मेरा जो रिसर्च का सब्जेक्ट है वो उससे रिलेटेड है या नहीं है। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चन इन द व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंस। जब मैं कोई रिसर्च रेडी कर देती हूँ, मैं कुछ भी रेडी कर देती हूँ, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं, तो उन क्वेश्चन के आंसर्स भी मुझे देने पड़ेंगे। अगर मैं क्वेश्चन के आंसर दे सकती हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा रिसर्च सेटिस्फाइड है। अगर मैं क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकती तो मेरा रिसर्च सेटिस्फाइड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आज ये लेसन सिखा रही हूँ, अगर आप मुझे इसमें से कुछ क्वेश्चन करते हो और मैं आपको आंसर देती हूँ, तो क्या मैंने आपको सेटिस्फाई किया। ठीक है, आपके क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट किया, आपको मैंने आंसर दिया, तो आप सेटिस्फाइड हुए। लेकिन अगर मैंने पढ़ा दिया
और आपने मुझे कुछ क्वेश्चन किया और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने पढ़ाया हुआ है ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ में आया? ऐसा ही मेरा रिसर्च, अगर मैंने कुछ रिसर्च किया और मुझसे उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो उसके आंसर्स भी मेरे पास होने चाहिए। सिर्फ आंसर नहीं देना है मुझे, मैं जो आंसर देती हूँ उसको प्रूव करने के लिए मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए उस टाइमलाइन के। अगर मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं तो ही मेरे कहे हुए वर्ड्स राइट हैं, सही हैं। अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं सच नहीं बोल रही। ओके, तो जो भी क्वेश्चन करते हैं उनका डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट, पेज नंबर 1 हमारा फिनिश हुआ। अब मैं पेज नंबर 2 पे जा रही हूँ। नेक्स्ट, मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च में सिर्फ एक ही मेथड नहीं होता है, सिर्फ थीसिस ही नहीं होता है कि मैं लेटर ले रही हूँ, किसी का लिखा हुआ कुछ ले रही हूँ, तो यही एक मेथड नहीं होता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सोर्सेस होते हैं हिस्ट्री को प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं, वो जो एंशियंट इंडिया की चीज़ें होती हैं या फिर उनसे भी आगे जो होती हैं वो आर्कियोलॉजी होती हैं। जो ज़मीन में खोद कर जिन चीज़ों को निकाला जाता है वो आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट में मेंशन होते हैं। आर्काइवल साइंस, आर्काइवल साइंस मीन्स पुरानी चीज़ें जो एक डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं वो आर्काइवल साइंस। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी यानी जो हाथों से लिखी हुई चीज़ों, फॉर एग्जाम्पल आपका रामायण महाभारत या हाथों से लिखी हुई चीज़ें, वेदास, ठीक है, उपनिषद, ये सब हमारे हाथों से लिखी हुई चीज़ें हैं। पुराण, उपमहापुराण, ये सब कुछ मैन्युस्क्रिप्ट है। तो हमारा जो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। एपिग्राफी, एपिग्राफी का मतलब होता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जो मेटल शीट होती है या फिर कोई पत्थर का टुकड़ा है, क्योंकि पहले के ज़माने में एंशियंट टाइम में पेपर नहीं था, ठीक है, या फिर वो आजकल आपका आता है ना क्लासमेट A4 साइज पेपर, ऐसा कुछ भी उनके पास कोई भी सर्विसेज नहीं थी। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक पत्थर का टुकड़ा लेते थे या कोई मेटल का शीट लेते थे, उसके ऊपर उसको कर्व करके लिखने का काम करते थे, ठीक है। तो वो एपिग्राफी कहलाता था। उसको खोद के या फिर किसी कील से ऐसे खोद के वो लिखने का काम किया करते थे, तो वो एपिग्राफी कहलाता था। वो भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है हमारे लिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारे लिए। एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, उस टाइम का लेटरिंग स्टाइल मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारा लिखने का तरीका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम हिंदी कैसे लिखते हैं, हम इंग्लिश कैसे लिखते हैं। हिंदी जो लाइन है उसके ऊपर लिखी जाती है, इंग्लिश लाइन के नीचे लिखते हैं। तो ये लेटरिंग स्टाइल है। जो डॉक्यूमेंट मुझे मिला है वो उस टाइम के लेटरिंग स्टाइल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेजेस के नॉलेज। लैंग्वेज मैंने आपको बताया, जैसे हमारे यहाँ पर हम हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन उस टाइम पे लैंग्वेज थोड़े अलग थे, वो अपनी स्क्रिप्ट यूज़ किया करते थे। न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है कॉइन यानी देखो, अगर मेरे पास एक कॉइन है, मैं उस कॉइन से बहुत सारी हिस्ट्री जान सकती हूँ, ठीक है। तो वो जो कॉइन है उसको पढ़ के भी हमें हिस्ट्री समझ में आती है। कॉइन है, कॉइन के ऊपर कुछ सिंबल है तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा ये हाथी का सिंबल है, मतलब उस टाइम पे एलिफेंट को वैल्यू था, ठीक है। उसके नीचे किसी किंग का नाम लिखा है, मतलब ये जो किंग है वो एलिफेंट को वैल्यू देता था। उसके ऊपर ईयर लिखा है, मतलब ये उस टाइम लाइन का है, ठीक है। उसके पीछे अगर मैं कॉइन को टर्न करती हूँ तो कॉइन टर्न करने के बाद भी अगर उस पर कोई भगवान है या फिर कोई दूसरा नेचर का कुछ है, ट्री है, कोई एनिमल है, तो मतलब वो किंग हमारे नेचर को बहुत वैल्यू देता है। अगर उस पर कोई गॉड है तो इसका मतलब है कि वो रिलीजन को बहुत वैल्यू देता है। और अगर कोई गॉड है तो वो हिंदू है या मुस्लिम है, तो इससे हमें समझ में आता है कि वो किस रिलीजन को फॉलो करता था, ठीक है। और ये सब चीज़ें क्या है, ये कॉइन की स्टडी है जो कि हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। जीनोलॉजी ये एक लीनेज का मतलब होता है स्टडी ऑफ लीनेज का मतलब होता है कि एक डायनेस्टी, ठीक है। डायनेस्टी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि शिवाजी महाराज, अभी शिवाजी महाराज फिर उनके बेटे, ये एक डायनेस्टी थी, ठीक है। तो उनकी स्टडी करना वो लीनेज कहलाता है।
सेम हमारा मुगल अम्पायर अगर आप पकड़ लो, मुगल अम्पायर में आप बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ऐसे स्टडी करते हो। औरंगजेब के बाद मुगल अम्पायर फिनिश नहीं होता है, लेकिन वो फेमस है तो वहाँ तक ही हम करते हैं। तो लीनेज की स्टडी, ये भी एक, ये सारे के सारे मैथड्स हैं जिसके थ्रू हम हिस्टोरिकल रिसर्च को प्रूव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मैथड्स हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मैं इस टॉपिक को यहाँ पर मैं अभी रोकती हूँ, और आगे का जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी।